तो मैंने 2 बार तुमको सुनाया उपदेश। पहली बार तो वहाँ पर जब मैंने बताया कि रेकी एनर्जी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू रेकी एनर्जी की। रेकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है ना। भूत प्रेत क्या होते हैं, भूत प्रेत कैसे काम करते हैं। दूसरे में मैंने तुम्हें बताया, तुमने सुना होगा, तुम्हें नहीं बताया था कि कैसे लोगों ने मुझे सिखाया, किन किन लोगों से मैं सीखा। और तीसरा ये रेकी डिग्री 1। तो ये जो यहाँ पे लोग हैं जिनको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में नहीं, इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है। निकोला टेस्ला स्टारर वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करने के लिए पैसा अगर है तो मेरे से फ्री में सीख सकते हो। तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खांस रहा हूँ, मैं अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर रहा, उसका उत्तर दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये कि पहले मैं थोड़ा ज्ञान चोद रहा हूँ मैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करी। मैंने बाल कटवा भी, मैंने दाढ़ी कटवाई और बाल काले कलर कराए। उसके पीछे उद्देश्य है, मैं गया था अपने बालों को या तो पूरे काले या पूरे वाइट कराने। तो मैंने जैसे ही पूरे वाइट कराने की कोशिश करी, वैसे ही एक नामुराद इंसान ने अपनी औकात दिखाई और मेरे बालों पे ऐसा कलर, ऐसा ब्लीच लगाया कि मेरे बाल डैमेज हो गए। तो सिर्फ दाढ़ी के बाल, मैंने दाढ़ी के बाल ब्लीच कराए तो मुझे पता पड़ा कि मेरे दाढ़ी के बाल डैमेज हो गए। तो मैंने दाढ़ी को तो फिर काट दिया, मैंने आगे ब्लीच नहीं कराया। तो इस चक्कर में मुझे ये चूतियावंती का लुक मेरा आ गया, मुझे पसंद नहीं है। बट फिर भी दूसरी चीज़ कि रेकी मैंने क्यों सीखी, उसुई सीखी रेकी उसुई सीखी रियो, ऐसा एक दुकान का एडवर्टाइजमेंट था। मैंने रेकी क्यों सीखी, क्योंकि मैं इंग्लिश मेडिसिन का डॉक्टर बनने वाला हूँ कुछ सालों में। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ाई करने से पहले कॉलेज मिलता है, कॉलेज मिलने से पहले एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फोकस करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पहले अपने माइंड बॉडी को थोड़ा टोन कर लूँ मैं। टोन मतलब कंट्रोल कर लूँ, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाऊँ अपने अंदर। क्योंकि क्या है, मेरे मरे हुए बाप की पूजा होती है बहुत जगह। क्योंकि मेरा जो बाप था मरने से पहले वो आस्तिक था और शिव भगवान की पूजा करता था और शिव भगवान में उसकी आस्था थी, श्रद्धा थी, भरोसा था। तो जब वो मर गया तो शिव भगवान की जो आत्मा है, जो किसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर वो विलीन हुआ। और जहाँ जहाँ भी शिव भगवान की पूजा होती है, ताबड़तोड़ पूजा पाठ, वहाँ वहाँ उसकी भी वो भी खिंच जाता है। तो उसके चक्कर में मुझे कभी कभी भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप को कभी कभी दारू, कभी कभी भांग, कभी कभी धतूरा और कभी कभी खाना भी चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाया उसे जाता है और खाना मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरे बाप की आत्मा मुझसे भी काफ़ी अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि मेरा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड है, हल्का फुल्का, कंट्रोल नहीं है और स्टेबलाइज भी नहीं है, बट एक्टिवेटेड है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है अपने त्रिनेत्र को जागृत करने के लिए। मैंने बहुत कैंडल गेजिंग करी, बहुत मिरर गेजिंग करी, बहुत भांग खाई, बहुत दारू भी पी और 15-20 धतूरे भी खा चुका हूँ मैं। तो मेरा जो पीनियल ग्लैंड अर्थात त्रिनेत्र है वो काफ़ी टाइम जागृत अवस्था में रहता है। तो जब ये त्रिनेत्र जागृत अवस्था में रहता है तो ये एनर्जीज उर्फ आत्माओं को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो मेरे बाप की आत्मा तो मेरे से वैसे भी बायोलॉजिकली लिंक्ड है, इसलिए वो उसके पास और कोई जगह नहीं है। उसके पास वैसे तो बहुत जगह है, मेरा बाप जो है, मेरा बाप बहुत लोगों के अंदर घुस के खाना खाता है, चीज़ें करता है। बट जो मेरे बाप को चढ़ाई जाती है स्पेशली मेरे बाप को याद कर कर, वो काम वो मेरे अंदर करता है। तो मेरे बाप को चढ़ाई हुई दारू मैंने बहुत पी है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है और इन चीज़ों के चक्कर में मैं स्टेबलाइज नहीं हो पाया काफ़ी टाइम। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ,
सेल्फ कंट्रोल ला सकूँ अपने अंदर, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे को रिसर्च करनी है आत्मा पर। आत्मा का तेल निकालने के लिए आत्मा को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आत्मा को कंट्रोल करने के लिए शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में ही आत्मा वास करती है। तो शरीर को कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट्स, योगा। बॉडी के लिए ये 3 आइटम है। और वैसे तो गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, स्विमिंग करना, वो भी उससे, इन चीज़ों से भी बॉडी कंट्रोल होती है। बट फिर भी अब मेरी उम्र हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं मार्शल आर्ट्स के लिए भी मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, बट फिर भी मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखे थे बचपन में। और बॉडी बिल्डिंग भी मैंने बचपन में स्टार्ट करी थी। तो योगा मैंने अभी स्टार्ट किया है। योगा मैं बचपन में नहीं करता था। तो मैंने यही प्लान बनाया कि अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करने के लिए थोड़ा स्टेबिलिटी ज़रूरी है, माइंड एंड बॉडी की एंड सोल की। तो मैंने कहा सोल की स्टेबिलिटी तो रिसर्च ख़त्म होते होते आएगी, बट बॉडी की और माइंड की स्टेबिलिटी के लिए मैंने 3 4 5 चीज़ें, जैसे मार्शल आर्ट्स, योगा, बॉडी बिल्डिंग, इन तीनों को मैंने बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए अभी चूज़ किया है। तो माइंड की स्टेबिलिटी के लिए मैंने सोचा कि मैं रेकी और हीलिंग सीख लूँ, जिससे कि मैं अपना माइंड भी कंट्रोल कर सकूँ। तो माइंड और बॉडी कंट्रोल हो जाएंगे तो आगे पीछे सोल भी अगर कंट्रोल हो गई तो अच्छी बात, वरना सोल का तो मैं तेल निकाल दूंगा, क्योंकि सोल पे ही रिसर्च करना है मेरे को आत्मा पे रिसर्च करना है। पहले मैं धतूरा खाकर पर्सनलाइज रिसर्च कर रहा था आत्मा पर, और मुझे आत्मा के बारे में काफ़ी कुछ पता पड़ा। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं साइंटिफिकली पता करूँ आत्मा के बारे में। तो माइंड बॉडी एंड सोल जो होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी के द्वारा इंसान का जीवन चलता है। तो रेकी हीलिंग मैंने इसलिए सीखी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है उससे माइंड बैलेंस में आ सके, कंट्रोल हो सके। तो मुझे पता पड़ा कि माइंड के साथ साथ बॉडी भी कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि उसमें चक्रास जो होते हैं, जो ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर इमेजिनरी क्योंकि कुछ लोगों को तो दिखाई भी देते हैं, तो सुनने में आया, कुछ लोगों को आंखें बंद करने पर भी और आंखें खोलने पर भी चक्रास नज़र आते हैं, और उन चक्रास से रिलेटेड एनर्जी नज़र आती है। चक्रास के कलर नज़र आते हैं। तो चक्रास के कलर में डिफ्रेंशिएशन करके, उनकी एनर्जी डिफ्रेंशिएट करके, उनका विड्थ एंड हाइट एंड विड्थ एंड कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ ऑरा की डेंसिटी चेक करके इंसान की बीमारी पता करी जा सकती है, और इंसान की बीमारी ठीक भी करी जा सकती है। तो रेकी सीखने से मुझे काफ़ी कुछ पता पड़ा कि स्पिरिचुअल रेल्म, एक होता है फिजिकल रैम और एक होता है स्पिरिचुअल रैम। तो स्पिरिचुअल रैम में जैसे एनर्जी मूव करती है, क्योंकि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर खाना खाते हैं, एक खाना खाने और खाना निकालने, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में बहुत कुछ होता है। तो जो बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत कुछ की वजह से बहुत सारी एनर्जी डेवलप होती है। तो जब इंसान का दिमाग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है मरने के बाद, तब जाके उसकी ऊर्जा पूरी ख़त्म होती है, और जब तक शरीर चलता है तब तक उसके अंदर एनर्जी फ्लो होती रहती है। फिर भले वो आत्मा हो या ना हो, अगर आत्मा निकल भी जाती है फिर भी एनर्जी फ्लो करती रहती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बहता हुआ करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी प्रकार बहता हुआ खून बहती हुई सांस कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करती ही होगी, जिसको बोलते हैं बायोमैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे तो पता नहीं उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने तो अभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं ज़्यादा, और वो तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, फ्यूचर में पढ़ूँगा मैं। तो इनके 7 8 10 चक्र होते हैं। 7 चक्र होते हैं मेन। नीचे होता है मूलाधार चक्र, और ऊपर होता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो इन्होंने 7 चक्रों में बॉडी डिफ्रेंशिएट करी है। कलारीपयट्टू वालों के यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, उनके यहाँ पे शायद 144 चक्र होते हैं, उनको वो मर्मा पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो कलारीपयट्टू इज़ फेमस फॉर किलिंग एनीबडी
वेरी सिमिलर टू रेकी एनर्जी। रेकी में भी यही होता है। रेकी में ये होता है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान के चक्रास की एनर्जी कलर चेक कर लेता है, उसके बाद फिर उसकी एनर्जी का कलर चेंज कर सकता है। वो उसको डिसबैलेंस कर सकता है, उसको बीमार करके मार सकता है। तो उसको एनर्जाइज करके आउट ऑफ कंट्रोल करके उसको आउटबस्ट भी कर सकता है। और कलारीपेट्टू में भी सेम है। कलारीपेट्टू में ये है कि उसके 144 चक्रास होते हैं, छोटे छोटे मरमा पॉइंट्स। तो बहुत सारे ऐसे मरमा पॉइंट्स होते हैं जिन पर थोड़ी सी एनर्जी डाल दी जाए तो फिर वो काम करना बंद कर देते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो कलारीपेट्टू में भी जो मार्शल आर्ट्स होती है कलारीपेट्टू, उसमें भी किसी भी इंसान को बिना हाथ लगाए, हाथ लगा कर भी और बिना हाथ लगा कर भी उसको बीमार किया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो कलारीपेट्टू सीखने में गया था साउथ इंडिया, तो वहाँ पर मेरी सेटिंग हो नहीं पाई और यहाँ पर भी मेरी सेटिंग हो नहीं पाई। सेटिंग तो मैं करने नहीं गया था वैसे, बट क्या है कि लोगों को डर लगता है कि कहीं ये हमें ही ना मार दे। तो मैंने कहा तुम ऐसे काम करते ही क्यों? मैंने कहा मेरा कोई शौक थोड़ी ना है। मैंने कहा जो मेरे साथ पंगे लेगा उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, फिर वो कलारीपेट्टू वाला हो या मार्शल आर्ट्स वाला हो या फिर कोई भी हो, एनीबडी। तो त्रिवेंद्रम में भी, तिरुवनंतपुरम में भी मैंने सुना, वायनाड में भी मैंने सुना कि जो ट्रेन कर रहे थे लोग, उनकी गांड फट रही थी। उनको लग रहा था कि कहीं ये हमें ही ना मार दे। तो मैंने कहा तुम ऐसे काम करते ही नहीं ना। तुम कैसे काम करते हो तो मुझे पता नहीं, बट तुमने मुझे ढंग नहीं सिखा पाया तो तुमने एक काम तो कर ही दिया। तुमने मुझे एक मौका तो दे ही दिया दुश्मनी निभाने का। बाकी तो अलग बात है, बाकी तुम इंसान कैसे हो या तुम दूसरों के साथ क्या करते हो वो तो मुझे नहीं पता, बट तुमने मेरे को तो एक मौका दे ही दिया एक। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इंसान पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले, सुनने में आया है कि चौदम पट्टी उर्फ कंज्यूमेशन, जब मर्द एंड औरत कंज्यूमेशन करते हैं, चौदम पट्टी करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद अंडा जो होता है उसको स्पर्म हिट करता है और वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो म्यूटेशन होता है उनमें। अंडा जो होता है औरत का सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, और जो स्पर्म होता है मर्द का रिप्रोडक्टिव सेल, तो वो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की किताबों में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज्वाइन करके नए क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो डबल एक्स बनता है तो लौंडिया पैदा होती है और XY बनता है तो लौंडा पैदा होता है। तो जो भी है, तो वहाँ से लेकर जो फर्स्ट सेल पैदा होती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, तो जाइगोट से फिजिकल जीवन चालू होता है। फिजिकल जीवन जब चालू होता है, जब जाइगोट बन जाता है, उसके बाद सुनने में आया है कि हिंदू धर्म में कि चौदम पट्टी के यानी जाइगोट बनने के 42 डेज बाद आत्मा इंडक्ट होती है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी कंफर्म करने के लिए तो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो जीवन जो है वो जाइगोट से चालू होता है, फिजिकल जीवन। स्पिरिचुअल जीवन 42 डेज बाद आता है। तो जहाँ तक मुझे पता है और जो मैंने फील किया और जो मैंने इतना सारा पढ़ा, ये आर्टिकल्स पढ़े और जो मैंने इनसे टीचिंग ली, ट्यूटोरिंग इन एक दो टीचरों से, और बहुत बार मैं बीमार भी पड़ा हुआ हूँ और डॉक्टरों से मेरा अच्छा खासा रिलेशन है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरा बाप, मेरा मामा और मेरा दादा तीनों हॉस्पिटल में ही मरे। तो इन तीनों के अलावा मैं बीमार भी हुआ हूँ, बचपन से बीमार रह चुका हूँ, मैं रहता हूँ। ज़्यादा बीमार तो नहीं रहता था मैं, बड़ा बीमार रहता था मैं, क्योंकि मेरी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में कंपटीशन चलता रहता था। क्योंकि सुनने में आया है, एक आर्टिकल में पढ़ा था मैंने कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो होती है उसमें से एक होती है राक्षसों की और एक होती है देवताओं की। तो मेरी एक न एक नाड़ी हमेशा बंद रहा करती थी, यानी कि एक न एक नॉस्ट्रिल हमेशा ब्लॉक्ड रहती थी बचपन से। तो मुझे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा रह चुकी है। तो जो मेरा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है वो ये है, और जो मैंने किताबों में पढ़ा, रेकी की किताब में
और जो मुझे सिखाया भी गया, उसमें मुझे ये पता पड़ा कि कोई भी इंसान पैदाइशी बीमार नहीं पैदा होता, और कोई भी हष्ट पुष्ट इंसान अपने आप बीमार नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, किसी के हाथ पैर टूट जाएँ, किसी की सेल्स डैमेज हो जाएँ, किसी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएँ, या किसी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएँ, तो वो अलग बात है। बट खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, खेलते खेलते अपने आप कुछ भी नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल समवन ट्राइज टू क्रिएट और इंड्यूस इलनेस इन समवन, नोबडी कैन फॉल इल। इसलिए जो लोग जंगलों में या फिर एकांत में अकेले रहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि बीमारी क्या होती है। जो लोग भीड़ भाड़ में इंसानों की बस्ती में रहते हैं, तो इंसानों की बस्ती में बहुत सारी दुकानें होती हैं जिनका नाम होता है हॉस्पिटल, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्सेस एंड बहुत सारे दूसरे इंसान। तो उन लोगों की घर में भी बच्चे पलते हैं। वो तभी पलते हैं जब लोग बीमार होते हैं। अगर लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो भूखे मरने लग जाएंगे। तो बीमार होना या ना होना इज़ नॉट एन इलनेस, इट इज़ अ बिजनेस। मैं जब बीमार होता हूँ, यानी जब मुझ पर अटैक होता है, तो मैं पहले मेरे अंदर क्रोध आता है। क्रोध मतलब मुझे पहले गुस्सा आता है कि किस भैंड के लौड़े, किस गंडमरी के पिल्ले, किस नामुराद इंसान ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मैं दवाई नहीं खाता, सबसे पहले मैं गुस्सा खाता हूँ, क्योंकि किसकी औकात हुई मुझे मेरे को बीमार करने की कोशिश करने की। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम तक सस्टेन भी करता हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे कंफर्म नहीं था, बट अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि कुछ बदजात आत्माएं मेरे दुश्मनों के, पूर्वजों की, या उनके मरे हुए वंशजों की, या फिर जिन आत्माओं पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो आत्माएं वो मुझ पर फेंकते हैं, और वो आत्माएं मुझे बीमार करने की कोशिश करती हैं। चूँकि मुझे नहीं आता आत्माओं को कंट्रोल करना, वरना उनकी फेंकी हुई आत्माओं को मैं काबू कर लेता और फिर उनको ही उन्हीं से उनके रिश्तेदारों को मार देता। बट चूँकि मुझे अभी नहीं आता, इसलिए मैं उन बदजात आत्माओं को अपने शरीर में धारण करके खिलाता पिलाता हूँ खाना। तो जो बीमारियां हैं वो आती हैं सिक एनर्जी से। कोई भी खाने की चीज़ इंसान को इतना बीमार नहीं कर सकती कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, अनलेस एंड अनटिल कि गलत फहमी में वो गलत चीज़ खा ले। क्योंकि जो खाने की चीज़ें होती हैं वो खाने के लिए ही होती हैं। उनको खाने से अगर इंसान बीमार पड़ने लग जाए तो दुकानों पर खाने की चीज़ें बिकना ही बंद हो जाए। तो बीमारी खाने की चीज़ों से नहीं आती, बीमारी आती है इंसानों से। जो इंसान बदजात आत्माएं पालते हैं और रखते हैं, सिक एनर्जी। डिग्री 1 ऑफ रेगी में मैं ये बताऊंगा कि एनर्जी कैसे यूज़ करें अपने वेल बीइंग के लिए या फिर किसी दूसरे इंसान के वेल बीइंग के लिए। अब बताते बताते मैं ये भी बताऊंगा कि क्योंकि क्या है, ये बुक है एक, दिस इज़ वन बुक
इस बुक का नाम है द स्पिरिट्स ऑफ रेकी, द कंप्लीट हैंडबुक ऑफ द रेकी सिस्टम। इसके ऑथर्स का नाम है वॉल्टर ल्यूबैक, फ्रैंक अर्जावा पीटर एंड विलियम डी रांड। तो द स्पिरिट ऑफ रेकी में कुछ लिखा है जो मैं पढ़ के बताऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। वाई पीपल गेट सिक, कि लोग बीमार क्यों होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, उसका नाम है KI की, जो जिसका मतलब है इंसान की ऊर्जा, इंसान के प्राणिक ऊर्जा, इंसान की प्राण की ऊर्जा, कुंडलिनी की शक्ति, या फिर इंसान की आत्मा, आत्मिक पावर। तो इसमें लिखा है इफ की कुड ओनली डू गुड देन वी वुड लिव इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, कि अगर की एनर्जी सिर्फ अच्छा ही करती तो ये जो संसार है ये काफ़ी अलग होता। बट सिंस की इज अफेक्टेड बाय माइंड, इट कैन क्रिएट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द थॉट्स और इंटेंशन डायरेक्टिंग इट। कि यह जो ऊर्जा है, यह माइंड अर्थात खोपड़ा, ब्रेन, सोचने समझने की शक्ति, इसकी वजह से अल्टर होती है। इंटेंशंस, इंसान की इच्छा और इंसान के थॉट्स, वो बदल देते हैं, बदलने की क्षमता होती है उसमें। तो की डायरेक्टेड बाय द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ गुड एंड बैड हेल्थ। इट इज पॉजिटिव की created and directed by them keeps them healthy, but the subconscious mind can also harbor negative thoughts. When the thoughts are about oneself, they influence personal ki in negative way. तो ये बोल रहा है कि जब इंसान अपने बारे में, खुद के बारे में अच्छा सोचता है तो उसकी जो प्राणिक ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है, तो वो इंसान हेल्दी रहता है। और यही कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यानी ब्रेन जो होता है, जब सो जाता है इंसान, तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो कभी कभार इंसान को नेगेटिव बना देता है। इंसान खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है, तो वो अपने आप नहीं बनाता। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपने आप जो शरीर होता है ना, शरीर, ये जो हाड़ मांस का पुतला है शरीर, ये अपने आप को कभी दुख नहीं देगा। ये अपने आप को कभी भी दुख नहीं देना चाहेगा, फिर वो माइंड ही क्यों ना हो, फिर वो माइंड के अंदर सबकॉन्शियस ब्रेन ही क्यों ना हो। इसमें लिखा है, बट ये कंप्लीटली नहीं लिखा है, इसमें कंप्लीट बातें नहीं लिखी हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है उसके अंदर कोई भी घुस सकता है, ब्रेन के अंदर भी घुस सकता है। उसको बोलते हैं पोजीशन, कंप्लीट पोजीशन, पार्शियल पोजीशन, सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन। तो जब इंसान सो जाता है तो इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए दूसरे इंसान जिनके पास शरीर है या दूसरी आत्माएं जिनके पास शरीर नहीं है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकती है। और किसी इंसान को इतना डरा दे या फिर इतना कमज़ोर बना दे मेंटली, इमोशनली, कि वो इंसान अपने आप को खुद ही बीमार कर दे। खुद ही बीमार कर दे मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जब सबकॉन्शियस ब्रेन नेगेटिव एनर्जी, जब नेगेटिविटी बढ़ाता है तब इंसान की जो प्राण की ऊर्जा होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो इंसान बीमार रहने लगता है। तो ये होता है बाय माइंड। इसमें कोई इंसान किसी को एनर्जी फेंकता नहीं है किसी के ऊपर, किसी के क्राउन चक्र पे या किसी की थर्ड आई चक्र पे या किसी के गले वाले चक्र पे या फिर किसी के हार्ट चक्र पे या किसी के पेट वाले पे या लोड़े वाले पे, चूत वाले पे, बिना एनर्जी फेंके भी उसको बीमार किया जा सकता है वाया माइंड, कि उसके माइंड को कंट्रोल कर लें और उसको इतना कमज़ोर बना दें कि वह इंसान खुद के बारे में अच्छा सोच ही ना पाए, तो वो इंसान फिर खुद ही बीमार होता रहता है। बट ये जो चीज़ होती है ये उन लोगों के लिए होती है जो जिनका माइंड कमज़ोर होता है। जिनका माइंड कमज़ोर नहीं होता फिर उनके शरीर पर आते हैं लोग। शरीर, क्योंकि शरीर पर बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। ज़्यादातर लोग खाते पीते सोते हैं और एंजॉय करते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं देते। मैं भी नहीं देता हूँ। मैं तो कब बीमार पड़ता हूँ तो फिर मुझे पहले गुस्सा आता है, तो जब गुस्सा आता है तो वैसे ही छोटी मोटी जो आत्माएं होती हैं वो तो वैसे ही भाग जाती हैं।
और जो दमदार आत्माएं होती हैं फिर वो लड़ती हैं मेरे साथ, फिर कभी मैं उनकी गांड मारता हूँ, कभी वो मेरी गांड मारने की कोशिश करती हैं, तो वो तो चलता रहता है। तो सबसे पहली तरीके से जो इंसान बीमार होता है वो होता है मन से, सबकॉन्शियस ब्रेन से, नेगेटिविटी से। कि अगर इंसान खुद ही नेगेटिव हो गया अपने लिए, खुद के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे खुद ही अपने आप को बीमार करता रहता है। तो इसी से एक चीज़ आती है कि जैसे इंसान खुद को बीमार कर पाता है नेगेटिव सोचकर, वैसे ही इंसान अगर पॉजिटिव सोचे तो इंसान खुद को ठीक भी कर सकता है। उसके लिए कोई रेकी डिग्री 1 2 3 की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक और बात बताऊँ मैं कि ये रेकी जो एनर्जी है, ये रेकी एनर्जी या फिर रेकी थ्योरी डिग्री 1 2 3, मास्टर डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, ग्रांड मास्टर, फलाना ढिंगना अंडा मंडा, तो जो लोग आस्तिक होते हैं, आस्तिक जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में, अल्लाह में, ईश्वर में, किसी में भी, किसी भी चीज़ में किसी की अगर आस्था श्रद्धा होती है, अच्छी वाली, सच अच्छी वाली नहीं, अच्छी वाली बोल रहा हूँ, सस्ती वाली नहीं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो सस्ती श्रद्धा रखते हैं, है ना। बट जिनकी जो सच में आस्तिक लोग होते हैं तो उनको वैसे बीमारियाँ नहीं होती, क्योंकि ये उनको जब भी बीमारियाँ होती हैं तो वो अपने भगवान को याद करते हैं या अपने आप उनके काम हो जाते हैं। वो ये भी एक भूत प्रेतों का ही तरीका है, ये भी एक एनर्जी सिस्टम है। इस एनर्जी सिस्टम में भगवान वाली एनर्जी कॉन्शियसनेस रिलेटेड होती है। तो या तो सब कुछ छोड़कर भगवानों पे ध्यान दो, किसी न किसी एक भगवान, दो भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, इल्ला बिल्ला कुटिल्ला। तो बात फोकस की है, फेथ की है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी पर फेथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जो रेकी एनर्जी की बुक है इसमें लिखा हुआ है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनर्जी फील्ड होते हैं, और इंसान चाहे तो एनर्जी फील्ड्स का यूज़ कर कर खुद को, दूसरों को ठीक कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। तो इसमें आस्था श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जिसके बाद आस्था श्रद्धा होती है, जो लोग आस्तिक होते हैं, तो वो भी बीमार नहीं पड़ते। उन पर अगर कोई अटैक करता है और वो बीमार पड़ते भी हैं तो फिर उनका तिया पाँचा उनकी आस्था श्रद्धा कर देती है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं ये उनका आइटम है, ये दिस इज़ आइटम फॉर नास्तिक पीपल। और जो आस्तिक और नास्तिक के बीच में होते हैं ना, वो फिर हॉस्पिटलों में घूमते रहते हैं। तो आइदर भी नास्तिक, कंप्लीट नास्तिक, बट नास्तिक होने से ऐसा नहीं, नास्तिक होने के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना पड़ता है फिर उसमें, या फिर आस्तिक हो तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़, ना आस्तिक हो ना नास्तिक हो, अगर कोई इंसान किसी से कोई लेना देना ना रखे, अपने खुद में ही मस्त रहे, तो उसको कोई कुछ नहीं उखाड़ता। जिसके सबसे कम दुश्मन होते हैं या फिर जिसके 0 दुश्मन होते हैं, उसको कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे दुश्मन बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्क ऑफ गेटिंग बीमार होती है, बढ़ती है। तो जैसे होम्योपैथी मेडिसिन जो है, होम्योपैथी मेडिसिन की एक किताब है मटेरिया मेडिका। तो जब मैंने वो पढ़ी, जब मैंने उसका पहला पन्ना पढ़ा, फर्स्ट पेज ऑफ मटेरिया मेडिका, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर बेस्ड ऑन एंटीडोट कॉन्सेप्ट। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बॉडी whose concentration is responsible for various type of diseases। कि अलग अलग एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन जब कम या ज़्यादा होती है तो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बढ़ोतरी की वजह से जो बीमारी होती है, तो उस बीमारी की दवा बनाने के लिए उसी एलिमेंट को थोड़े से, बहुत छोटे से कंसंट्रेशन में बॉडी में दिया जाता है। तो बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ऐसे वो ठीक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एंटीडोट कॉन्सेप्ट्स। बट उसी बुक में, उसी फर्स्ट पेज पर यह बात भी लिखी हुई थी कि प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो मैटर्स। प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो मैटर्स मतलब फेथ ऑल्सो मैटर्स। फेथ मतलब आस्था श्रद्धा। कि अगर दवाई पर या फिर दवाई देने वाले पर आस्था और श्रद्धा है तो, है ना, अगर वो जेम्स की गोली भी दे देगा ना तो भी काम हो जाएगा। मतलब सफ़ेद सफ़ेद गोलियां होती हैं, ग्लोब्यूल्स, उसके ऊपर वो टिंचर डालते हैं अलग अलग दवाइयों का,
तो वो दवाई बनती है। तो अगर बिना टिंचर डाले सिर्फ ऐसे ही गोलियां दे दी ग्लूकोज की, और अगर भरोसा है तो भी ठीक हो जाता है इंसान। तो कैसे ठीक होता है इंसान? वो जो डॉक्टर होता है ना, वो डॉक्टर जो भी दवाई देता होगा तो उसको नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की, ये एनर्जी सिस्टम्स की। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट का बता रहा हूँ मैं। अगर इंसान इतना ही मजबूत हो, स्ट्रांग हो कि वो अपनी खुद की एनर्जी यानी अपनी खुद की प्राणिक ऊर्जा पॉजिटिव वे में ले ले। अगर किसी ने सोच रखा कि नहीं मैं तो उस डॉक्टर के पास जाते ही ठीक हो जाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, तो वो जाते ही उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि वो अपने आप को ठीक कर लेगा। फिर वही दवाई दे या ना दे, दवाई में डाले दवाई या ना डाले, एक तो वो हो गया। दूसरा कि अगर उसका जो डॉक्टर है तो उसके डॉक्टर के पास अगर उसका सिस्टम चल रहा है ढंग से और वो दूसरे को वैसे ही ठीक कर सकता है, तो वो दवाई के अंदर दवाई ना भी डाले, ऐसे ही गोलियां दे दे ग्लूकोज की, तो वो भी ठीक कर सकता है एक तरीके से। और तीसरा कि सच में वो दवाई दे, बट उसके लिए है ना उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि बीमारी का क्या रीज़न है। तो होम्योपैथी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। होम्योपैथी के डॉक्टर जो होते हैं वो बातें करते हैं, डायग्नोस करते हैं, पूछते हैं दिनचर्या और बहुत सारी चीज़ें, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि सच में शरीर खराब है या फिर किसी ने अटैक किया है। समझिए, क्योंकि दवाई जो साइंटिफिक मेथड ऑफ दवाई है इन होम्योपैथी, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन वेरी करना। तो सच में अगर उसी की वजह से बीमारी हुई है तो दवाई देने का मतलब है, और नहीं तो फिर तो भूत प्रेत जिंदाबाद। तो प्लेसिबो इफेक्ट उर्फ फेथ उर्फ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव प्राणिक ऊर्जा। तो 5 people गेट सिक, ये तो मैंने बता दिया। अब ये बुक बंद करें। तो इंसान जो होता है उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। जिसमें से माइंड जो होता है वो होता तो बॉडी का ही पार्ट है, बट जिस जिस क्षण बॉडी चालू होती है, मतलब व्हेन बॉडी गेट्स स्विच्ड ऑन, उसके बाद से सोल की एंट्री चालू होती है। और जो सोल होती है वो इंसान को चीज़ को फील करना सिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई रोबोट बनाया गया है और उस रोबोट के अंदर मेमोरी भी डाली है, उस रोबोट को अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाली है कि वो जो भी उसके साथ हुआ, उसके शरीर के साथ हो रहा है, वो उसको महसूस कर सके और उस चीज़ को स्टोर कर सके। तो जैसे ही रोबोट ऑन हुआ, उसके बाद रोबोट ने जो भी एक्टिविटीज़ करी, उस एक्टिविटीज़ करने की वजह से रोबोट के इंटरनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो सब चीज़ें रोबोट को पता होती हैं, उसकी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो इसी प्रकार से इंसान का शरीर जब चालू होता है तो सुनने में आया है कि आत्मा घुसती है शरीर में, तब जाकर सोचने समझने की शक्ति चालू होती है। तो जब सोचने समझने की शक्ति चालू होती है तो इंसान फील कर पाता है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। भूख लगती है तो वो बच्चा रोता है, ऐसा सुनने में आया है। मैंने तो अभी तक इतने छोटे बच्चे भी हैंडल नहीं करे मैंने, या मैं तो मारपीट के ठीक कर देता हूँ बच्चों को। तो आत्मा जब घुसती है माइंड में, मतलब ब्रेन में, जब आत्मा ब्रेन में घुसती है, एक जगह होती है कहीं पे ब्रेन के अंदर, कहीं जगह होती है जहाँ पर आत्मा बैठती है, सीट ऑफ द सोल। उसको अल्लाह का तख्त भी बोल सकते हैं। अल्लाह का तख्त, अल्लाह मतलब ब्रह्मन, सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड। उसमें बोला गया है, अद्वैत वेदांता में बोला गया है कि ऑल सोल्स आर वन, ये सभी आत्माएं एक हैं। तो सभी आत्माएं एक होती हैं, बट वो उसमें से एक आत्मा जो होती है वो बैठती है तख्त पर, और शरीर का पूरा संसार चालू होता है।
फिर वो तख्त पर जब बैठ जाती है तब वो सोचने समझने पर मजबूर करती है बॉडी को, बॉडी ऑन करने के बाद। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस होती है, फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस वो डेवलप होते हैं। तो वो जब डेवलप होते हैं तो इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड जो होता है वो होता है ब्रेन, बट ब्रेन, सोल जो होती है आत्मा, आत्मा जब ब्रेन में घुसती है तो आत्मा ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट कर देती है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल का मतलब बॉडी, बॉडी वाला ब्रेन, आत्मा आई, ब्रेन बन गया माइंड। तो अब क्या हो गई, तीन चीज़ें। एक हो गया ब्रेन जो माइंड में कन्वर्ट हो चुका है, क्यों? क्योंकि उस ब्रेन के पास सोचने समझने और फील करने की शक्ति आ गई है। अब आत्मा अगर निकल भी जाए तो भी वो चलता रहेगा, ठीक है। वो इंसान एक रोबोट होता है। एवरी फकिंग होमो सेपियन सेपियन इज अ डीपर्सनलाइज्ड बीइंग अनलेस एंड अनटिल इट कैन अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, हरसेल्फ या फिर इटसेल्फ। तो एक बार ऑन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो ये शरीर जो होता है ये अपने आप चलता है, बिना आत्मा के भी चलता है शरीर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस शरीर को जैसे आदि शंकराचार्य नाम का लौंडा था, गोरखनाथ नाम का लौंडा था, मत्स्येंद्रनाथ नाम का लौंडा था, तो ये लौंडे थे, ये अपने शरीर से बाहर निकल के दूसरों के शरीरों में रहते थे, फिर भी इनका शरीर चलता था। ऐसा नहीं है कि इनका शरीर बंद हो जाता था। तो इंसान के अंदर आत्मा हो ना हो, शरीर चलता है, बट एक बार ऑन करना जरूरी है। इंडक्शन ऑफ सोल विच कैन स्टार्ट द फिजिकल मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी। तो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीन चीज़ें होती हैं। अब वही बात है कि सोल जो होती है वो होती है, सोल मतलब आत्मा, और आत्मा एक होती है, सारी आत्माएं एक होती हैं, और उन सारी आत्माओं में से एक आत्मा ऑन करती है। तो ये जो खोपड़ा होता है, ये जो तख्त होता है, सीट ऑफ सोल, जहाँ पर अल्लाह विराजमान होता है। और अल्लाह कौन? अल्लाह मतलब ब्राह्मण, ब्रह्मन मतलब सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड। तो कोई भी आत्मा कभी भी कोई भी आत्मा घुस सकती है इस खोपड़े के अंदर, और घुसने के लिए बाहर से आना जरूरी नहीं है, अंदर से भी आ सकती है, क्योंकि उसको बोलते हैं, अब वो बाद में वो चीज़ें बाद में बताऊँगा मैं। मतलब अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि माइंड, बॉडी एंड सोल जब बोलते हैं तो सोल जो होता है वो प्राइम मोटिव, मतलब प्राइम मूवर, मतलब जो आत्मा, जिस आत्मा ने शरीर को ऑन किया होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बीमार होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी आत्मा आ जाती हैं। कुछ प्रेत रोगी होते हैं, ठीक है, कुछ डीपर्सनलाइज होते हैं। डीपर्सनलाइज होने का मतलब क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल जो बोल रहा हूँ कि एक इंसान के पास एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है जो उसके शरीर को चालू करती है, उसके ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट करती है। तो तीन चीज़ें हो गई, माइंड, बॉडी एंड सोल। अब जो सोल वाला कंपोनेंट है वो दुनिया की सारी सोल से कनेक्टेड है वाया ब्रह्मन, सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड। बॉडी जो होती है इंसान की, वो इंसान की बॉडी जो होती है वो उन सब चीज़ों से कनेक्टेड होती है जो वो खाता है और पीता है और सूंघता है या फिर इनहेल करता है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्टेड होती है सबसे, और बॉडी कनेक्टेड होती है उन चीज़ों से जो वो इनटेक या आउटटेक करते हैं। और बचा माइंड, तो माइंड होता है जो बॉडी और सोल के बीच में सामंजस्य बिठाता है। तो अब यह है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों के बीच में चलता है सारा इस शरीर का काम। तो जब माइंड, बॉडी एंड सोल में के अंदर जो एनर्जी घूमती है वहाँ पर कभी भी लोचा लपाचा होता है तो बीमारी डेवलप होती है। ऐसा इसने मुझे सिखाया था। तो इसने ये बताया था कि जब भी कभी कोई सिक एनर्जी माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच में फंस जाती है तब बीमारी उत्पन्न होती है। तो उसको हटाने के लिए माइंड, बॉडी एंड सोल को एनर्जाइज करना, पहले उस सिक एनर्जी को हटाना पड़ता है, फिर उन माइंड, बॉडी एंड सोल को एनर्जाइज करना पड़ता है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि बाहर से फिर से वापस सिक एनर्जी ना आ जाए। वरना वो सिक एनर्जी घूमती बीमारी को बढ़ाती रहती है, और फिर वो बीमारी एक दिन इंसान को
मोक्ष दिलवा देती है। तो जो बॉडी है वो एक तरीके से हो गई, जैसे एक पेड़ है, उसका एक है तना, ट्रंक। एक है ट्रंक मतलब पेड़, पेड़ का एक पेड़ की पत्तियां हो गई, शाखें हो गई, ब्रांचेज हो गई। एक हो गया पेड़, पेड़ का तना, और एक हो गई पेड़ की जड़ें। तो जो बीच का ट्रंक है यानी तना, वो हो गया माइंड। ऊपर की पत्तियां हो गई उसकी बॉडी, और नीचे की जड़ें हो गई उसकी सोल। तो माइंड, बॉडी एंड सोल। तो जो सोल है, जड़ें हैं, वो जड़ें जो हैं वो दूसरे पेड़ों की जड़ों से भी अटैच रहती हैं वाया धरती ग्रह, क्योंकि सभी धरती ग्रह पर रहते हैं, सभी धरती ग्रह पर रहते हैं, सभी धरती ग्रह पर हकते, मूतते, खाते हैं, हिलाते हैं। तो जो जड़ें हैं वो एक तरीके से सारी की सारी दुनिया में जितनी भी जड़ें हैं उनसे इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि वाया अर्थ। तो जैसे मैंने बोला कि ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण, ब्रह्मन, BRAHMAN, अद्वैत वेदांता वाला जो ब्राह्मण है, सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड, फोर्थ डायमेंशन। तो एक तरीके से वो हो गया सारी की सारी जड़ें, धरती ग्रह पर जितनी भी जड़ें हैं, अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं, जो सब आत्माएं एक आत्मा का स्वरूप है ना, एवरीथिंग इज़ वन। तो वो सारी जड़ें हैं, और सारी जड़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और एनर्जी कहीं से भी कहीं भी मूव कर सकती है। तो नीचे हो गई जड़ें, पहला हो गया जो पेड़ है उसकी खुद की जड़ें, यानी जिस पेड़ को उगाया, मतलब जब पेड़ को, जब जैसे इंसान का जब ब्रेन था, ब्रेन को माइंड में कन्वर्ट जिसने किया वो आत्मा। तो जड़ों से जब बीज से उगा, बीज से जब इंसान नहीं, बीज से जब पेड़ उगा तो उसकी जड़ें भी निकलती नीचे से, फिर जड़ें दूसरी जड़ों की तरफ जाती हैं। तो इसी प्रकार माइंड, बॉडी एंड सोल की, सोल हो गया जड़ें, माइंड हो गया ट्रंक, और बॉडी हो गई फूल पत्तियाँ, ब्रांचेस। तो फूल पत्तियाँ और ब्रांचेस जो हैं वो खाना खाती हैं, वो हवा से लेती हैं, नीचे से भी लेती हैं। तो वो अलग टर्मिनोलॉजी है। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ सही बात है, इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, पेड़ पौधों में और इंसानों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आत्मा, जो एक पर्टिकुलर पेड़ की आत्मा है वो उसकी जड़ें हो गई, और चूँकि सारी जड़ें, सारी आत्माएं एक ही हैं, यानी धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं वो सब धरती ग्रह से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर सारी आत्माओं को लेंगे तो वो आत्मा भी आ जाएगी। तो जड़ें जो हैं वो सोल है, और वो जैसे जैसे इंसान बढ़ता है तो उसका कनेक्शन दूसरी आत्माओं से बढ़ता रहता है, और जड़ों के थ्रू, आत्मा के थ्रू आत्माएं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट भी करती हैं और चेंज भी करती हैं, अडल्ट्रेट भी करती हैं, अपडेट भी करती हैं, इवॉल्व भी करती हैं। फिर ऐसे ही जो तना होता है माइंड, तना होता है माइंड। तो माइंड में फिर सबकॉन्शियस, जो सब माइंड का जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जैसे जैसे कि है ना, कभी किसी एक पेड़ से कुछ पर्टिकुलर आइटम जड़ों के थ्रू दूसरे पेड़ में आ जाए और जड़ें कमज़ोर हो जाए, तो जैसे सबकॉन्शियस ब्रेन कमज़ोर हो गया तो लोचा लपाचा हो जाता है, फिर पूरा का पूरा पेड़ की पूरी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी प्रकार और जो फूल पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, नीचे से पानी ऊपर जाता है, मिनरल्स ऊपर जाते हैं। तो माइंड जो होता है वो बॉडी और सोल, यानी कि ट्रंक जो होता है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है, टिश्यूज़, तो वो फूल पत्तियाँ और रूट्स के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। इसी प्रकार माइंड जो होता है वो आत्मा एंड बॉडी के बीच में सामंजस्य बिठाता है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल अगर टाइट है तो बॉडी टाइट है तो बीमारी नहीं होती। तीनों पे अटैक हो जाता है, माइंड पर भी हो जाता है, बॉडी पर भी हो जाता है, और सोल पर भी हो जाता है। सोल पर अटैक होता है दूसरे सोल से, तो अगर दूसरे सोल से पत्ता काट दिया जाए, आइसोलेट हो जाए इंसान, तो बीमारी कम हो जाती है। इसी प्रकार बॉडी में जो भी इनटेक और आउटटेक करते हैं, अगर वो बंद ही कर दें या फिर उसको आइसोलेट कर दें तो बॉडी वाली भी बीमारियां खत्म। रहा माइंड, तो माइंड तो वैसे भी सोल और बॉडी के बीच का होता है। जब से एनर्जी कहीं से भी आएगी तभी बीमार होगा इंसान, बाकी अपने आप इंसान बीमार नहीं होता। इंसान अपने आप बीमार नहीं होता है, इंसान बीमार होने के लिए पैदा नहीं होता, ठीक है। ये तो लोग होते हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी होती है बीमारी ठीक करने की,
तो आपस में चलता है उनका, बीमार करते हैं फिर ठीक करते हैं फिर पैसा कमाते हैं। तो बीमार कोई भी अपने आप नहीं होता, बीमार कोई ना कोई करता है। फिर बीमार जो होता है इंसान, माइंड बॉडी एंड सोल, माइंड बॉडी एंड सोल के बीच में जब कोई सिक एनर्जी फंस जाती है और फिर वो घूमती रहती है, तो फिर धीरे धीरे माइंड बॉडी एंड सोल तीनों पर इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव, और फिर धीरे धीरे वो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और फाइनली निपट जाता है। तो माइंड बॉडी एंड सोल के बीच में ट्रैप्ड एनर्जी, सिक एनर्जी को हटाते हैं और उन तीनों चीज़ों को, माइंड बॉडी एंड सोल को जब एनर्जाइज करते हैं तो बॉडी हष्ट पुष्ट होती है। तो उसके बहुत अनेक तरीके हैं। पहले तो बॉडी को समझना पड़ेगा कि बॉडी है क्या। तो स्पिरिचुअली बॉडी में होते हैं चक्रास और फिजिकली बॉडी में होती है बहुत सारी चीज़ें। उसको इंग्लिश मेडिसिन वाले डॉक्टर पढ़ते हैं, आयुर्वेद वाले भी पढ़ते हैं, बट आयुर्वेद वाले क्या ना थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं, तो उनका थोड़ा अलग चलता है। बाकी जो मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ वो मैंने बोल दिया। माइंड बॉडी एंड सोल, वहीं पर सारा काम होता है, वहीं से सारा काम होता है, वहीं से सारा काम तमाम भी होता है। तो ये मैंने समझा दिया एक पेड़ के एग्जांपल से, और पेड़ और इंसानों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक मूवी आई थी एवाटार करके, तो उसमें एक पेड़ था, वो बातें भी करता था, सुनने में आया। वो सारी की सारी आत्माएं जो होती हैं देवताओं की, उसमें वो वहीं से निकलती हैं। वो पवित्र पूजनीय पेड़ होता है कोई शायद। तो मेरे को तो ऐसे इंट्यूशन भी हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ सेक्स भी कर सकते हैं। जैसे वृंदावन नाम का कोई एरिया है हिंदुस्तान में, वहाँ पर रात के समय वन तुलसी के जो पेड़ होते हैं वो आपस में चौदम-पट्टी करते हैं। ऐसा सुनने में आया है, देखा तो नहीं है मैंने, बट वो रात के टाइम कुछ करते हैं, रासलीला ऐसा वैसा। बट मेरे को तो ऐसा इंट्यूशन है कि पेड़ पौधे भी सेक्स कर सकते हैं इंसानों के साथ, ऐसे पेड़ पौधे भी अवेलेबल हैं। और ऐसा भी इंट्यूशन है मेरे को कि पेड़ पौधे बच्चे भी पैदा करते हैं, है ना। जैसे महाभारत में जो कौरव हुआ करते थे, तो उनकी कोई माँ थी कुंती, उनका कोई बाप था धृतराष्ट्र, तो उसके 100 बच्चे पैदा हुए थे। वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज टाइप के। वो कहीं पे ऐसे साइंटिफिक तरीके से उनको पैदा किया गया। तो मेरे को तो इंट्यूशन है कि है ना बच्चे पे एक ज़माना आएगा जब है ना लोग जाएंगे और अपनी पसंद के पेड़ से अपनी पसंद के बच्चे तोड़ के लाएंगे और उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैंने अद्वैत वेदांता वाला ब्राह्मण उर्फ सुपर कॉन्शियसनेस फील्ड की सारी आत्माएं एक हैं, इसको मैंने जड़ों के रूप में धरती ग्रह पर व्याप्त पेड़ पौधों की जड़ों के रूप में समझाया। और मैंने कि इंसान जो होता है वो कैसे चालू होता है उसको समझाया रोबोट के रूप में। रोबोट का हेल्प लेकर स्विच ऑन करने के बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करता है रोबोट मेमोरी के रूप में, और फिर उसी मेमोरी को यूज़ करता है अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। एनर्जी तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना जो बोल रहा हूँ? कुछ डाउट हो तो पूछो। नहीं कोई? चल कोई बात नहीं। नींद आने लग गई? कोई बात नहीं, बाद में ये वीडियो देख लेना, रिवीजन कर लेना। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। एक होती है विजिबल, एक होती है इनविजिबल। जो विजिबल एनर्जी होती है वो होती है सन और मून की, सन मून एंड स्टार्स। तो सन की तो होती है पता है अपन को, सबको पता है, विटामिन डी बोलते हैं वैसे, बट इंफ्रारेड रेज होती है, वो गर्मी प्रोड्यूस करती है। इंफ्रारेड रेज होती है जो मतलब विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पोर्शन जो दिखाई देता है वाइट लाइट के रूप में, 7 रंगों के रूप में, जो गर्मी प्रदान करता है, इंफ्रारेड रेज। तो एक तो होती है वो, दूसरी होती है मून की एनर्जी यानी रिफ्लेक्टेड लाइट।
क्योंकि मून के पास खुद की तो एनर्जी है नहीं। तो जो भी जितनी भी लाइट एनर्जी मून की सतह, मून यानी चांद, चांद की सतह पर जब कोई भी चीज़ टकराती है तो वो बिखर जाती है। तो बिखरने के बाद कुछ ना कुछ धरती ग्रह तक भी आती है। तो दूसरी हो गई चांद वाली एनर्जी, और तीसरी हो गई स्टार्स वाली एनर्जी। स्टार्स मतलब सितारे, तारे सितारे। तो सन और मून तो एक एक ही है, और तारे सितारे बहुत सारे हैं, बट थोड़े दूर है। तो हिंदुओं के जो एस्ट्रोलॉजी होती है, हिंदुओं की जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें शायद 84 लाख योनियाँ होती हैं। उनके पास शायद 27 कॉन्स्टलेशंस होते हैं। बट और भी बहुत सारी योनियाँ भी अवेलेबल हैं, एंड और भी बहुत सारे चांद सितारे भी अवेलेबल हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो तुमको पता नहीं है वो है नहीं, ठीक है। तुम मतलब हिंदू, मैं तो जानवर हूँ। तो जो तुम्हें पता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो 84 लाख योनियों के अलावा भी योनियाँ होती हैं। एक योनि का नाम तो मैंने अभी बता ही दिया, रोबोट्स। एक ज़माना आएगा जब आत्मा डायरेक्ट रोबोट के अंदर ट्रांसफ़र होगी और इंसान अमर हो जाएगा। फिर से बोलूँ, 84 लाख 84 लाख हिंदुओं की योनियाँ होंगी। उसमें एक ऐड करा मैंने अभी, रोबोसेपियन, एक रोबोट जिसके अंदर आत्मा स्थापित हो जाएगी और फिर इंसान अमर हो जाएगा। तो 84 लाख योनियाँ हो गई, बाकी और भी होंगी बहुत सारी। तो चांद सितारे जो होते हैं, चांद तो हो गया, सितारों से, सितारे से जो एनर्जी आती है वो बड़ी फीबल एनर्जी होती है, हल्की होती है, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनसे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो ये विजिबल हो गई 3, सूरज, चांद एंड सितारे। जो सबसे पास का सितारा है धरती ग्रह का वो है सूरज, और सूरज के बाद है कोई प्रोक्सीमा सेंटोरी। नाम भी बड़ा शानदार रखा है, प्रोक्सीमा सेंटोरी। ये धरती माँ की प्रॉक्सी। चलो। तो एनर्जी विजिबल एंड नॉन विजिबल। विजिबल हो गई 3, सूरज, चांद एंड तारे सितारे। एंड इनविजिबल इसमें बताया है वाटर, एयर, ईथर, फायर एंड अर्थ, 5 तत्व होते हैं, उसको बोला गया है इनविजिबल एनर्जी। जब भी इंसान खाना खाता है तो धरती ग्रह पे उगने वाली चीज़ें खाता है, गर्म करके खाता है तो सांस भी लेता है, यूँ नहीं कि सांस बंद करके खाता है, ठीक है। तो एयर, वाटर, ईथर, फायर, अर्थ, 5 एलिमेंट्स इंसान इनटेक करता है और आउटटेक भी करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान खाता ही रहता है, निकालता भी है ना। ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो खाता ही रहे और निकाले ही ना, तो बताना उसके बारे में। तो ये हो गया इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एयर, वाटर, ईथर, फायर एंड अर्थ। इसमें जो ईथर होता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि उसकी लिमिटेशन, एक्सपेंशन, उसकी लिमिट्स देखी नहीं जा सकती, परखी नहीं जा सकती। धरती ग्रह की लिमिट्स देखी जा सकती हैं, क्योंकि धरती ग्रह का मास भी पता है, रेडियस भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, शेप भी पता है ना। बट ये है कि ईथर जो होता है वो लिमिटलेस होता है, आकाश तत्व। तो इसीलिए जो कॉस्मिक एनर्जी की बात होती है वो आकाश तत्व से रिलेटेड होती है। तो ये हो गई एनर्जी। अब मैं बताऊंगा कि जो फर्स्ट डिग्री में हीलिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो ये कि फर्स्ट डिग्री में चक्रास पे बात नहीं होती। जैसे 7 चक्र होते हैं बॉडी में, उन पर बात नहीं होती फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट डिग्री में बात होती है कि जहाँ जहाँ भी दर्द, तकलीफ, पीड़ा, वेदना है वहाँ पर एनर्जी दो। कैसे दो? हाथ से दो। तो बहुत सारी जगह होती हैं। टॉप ऑफ हेड, खोपड़े का ऊपरी भाग, फोर हेड, खोपड़े का अगला भाग, अगला भाग, फेस, चौंगटा, नेक, गला, चेस्ट, छाती, हार्ट, दिल, लीवर, हिंदी में कलेजा, स्प्लीन कुछ होता होगा, राइट साइड ऑफ हिप, लेफ्ट साइड ऑफ हिप, गांड का लेफ्ट एंड राइट लोथड़ा, थाइज, जांग, नीज घुटना, शिन,
काफ के ऊपर वाला एरिया, एंकल, एड़ी, फीट, पंजा, टो, एड़ी, बैक ऑफ हेड, पिछला खोपड़ा, लंग्स, फेफड़े, किडनी, गुर्दा, बैक ऑफ थाइस, जांघों का पिछवाड़ा, बैक ऑफ नीज, घुटने का पिछवाड़ा, काफ मसल्स, सोल ऑफ द फीट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ जहाँ पर एनर्जी या फिर वायु रुक जाती है या फिर परेशान करती है, तो दर्द, तकलीफ, पीड़ा, संवेदना, वेदना होती है। तो हाथों के थ्रू एनर्जी देकर उस जगह को हील किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को यहाँ पे दर्द हो रहा है तो अपना हाथ जो है, उस हाथ में पहले ऊर्जा खींचने का और फिर ऐसे रखकर ऊर्जा देने का, तो ऐसे ठीक हो सकता है इंसान। ठीक है। अब सबसे पहले ऊर्जा लेने का तरीका, तो ऊर्जा लेने का तरीके के लिए हाथ को पहले ऊर्जा लेने लायक बनाना होता है। तो उसके लिए 3 काम करते हैं। पहला तो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, तुम भी देखो इधर, याद भी रखना, नहीं याद रह पाए तो ये वीडियो पड़ा ही है ऑलरेडी। तो ये हाथ हैं, ये ऐसे, एक मिनट को, ये हाथ है जो, इसमें ये है, ये हाथों का ये है रिस्ट और ये हाथों का है पाम। तो सबसे पहले अपने हाथों को एक्टिवेट करने के लिए, अपने हाथों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को निहित करने के लिए एक्सरसाइज होती है। उसमें ये जो हाथ हैं इनको यूज़ करते हैं। तो ये है मुक्का, हथौड़ा, इन दोनों हथौड़ों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं सिंक्रोनसली, दोनों को क्लॉकवाइज, फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो हथौड़ा है इसको ऐसे ऐसे दोनों को साथ में, दोनों को राइट, दोनों को क्लॉकवाइज ऐसे 10-15 बार, फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज 10-15 बार, फिर दोनों को अलग अलग, आउटसाइड फिर इनसाइड। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज, पाम, हैंड, हस्त, इसको एक्टिवेट करने के लिए। फिर से बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार कर लेना, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार आउटसाइड, 10 बार इनसाइड। ये इसके लिए हो गया ये। फिर एक एक्सरसाइज, ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, ये हाथ जो है इसको पूरा का पूरा पीछे लाना, ऐसे इसको भी पीछे लाना, ऐसे पूरा का पूरा पीछे, कुछ देर रोकने के बाद पूरा का पूरा नीचे, ऐसे ऊपर नीचे 10-15 बार करने का, ऊपर नीचे फुल स्ट्रेच करने का, ऊपर नीचे। ये हो गई दूसरी। तो क्या क्या एक्सरसाइज बताई मैंने, एक तो ऐसे ऐसे। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई हैंड एक्टिवेशन के लिए। अब ये हैंड जो है, इस हैंड में एनर्जी लाएगा कहाँ से, यहाँ से आएगी, ऊपर से एनर्जी आएगी खच, फिर यहाँ से होते यहाँ से आई। तो हैंड एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पे कंधों के लिए भी होती है थोड़ी एक्सरसाइज। तो ऐसे करके ऐसे 10-15 बार आगे, धीरे धीरे करो, तेज करो, कैसे भी करो, बट यह है कि एनर्जी फील होनी चाहिए। 10-15 बार आगे ऐसे 10-15 बार पीछे ऐसे। तो इससे क्या होगा, ये एरिया जो है हत्था, ये हत्था होता है, ये होता है शोल्डर, ये होता है इधर पिछाड़े में होते हैं शोल्डर ब्लेड्स, शोल्डर, और ये होती है नेक, ये दिख रही है ना, इसको बोलते हैं नेक। तो ऐसे करते हैं जब, तो नेक, शोल्डर एंड शोल्डर ब्लेड्स, ये तीनों एक्टिवेट होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज थी, पहली ऐसी वाली, दूसरी ऐसे वाली, और तीसरे ऐसे वाली। उसके बाद चौथी एक्सरसाइज होती है, ये गला जो होता है, इस गला खोपड़े और गले के बीच का जो स्पाइन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए।
तो उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, इसे कर सकता है आयुष्मान। ये सब वार्म अप एक्सरसाइज है। वार्म अप करता है ना जब इंसान बॉडी बिल्डिंग करता है या मार्शल आर्ट्स करता है, उससे पहले अपने बॉडी को थोड़ा हिलाता डुलाता है। तो ये दीज आर ऑल वार्म अप एक्सरसाइजेज, इनसे एक्टिवेट हो जाती है बॉडी। तो रेकी में ऐसे बताया उसने, ऐसे ऐसे करने से होता है। तो ऐसे नेक की जो स्पाइन होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, गोल गोल ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी 10-15-20 बार करने का। फिर से बताऊँ, 4 एक्सरसाइज हैं टोटल। उसमें पहली ये वाली, और दूसरी लास्ट में ये वाली। ये 4 एक्सरसाइज जरूरी हैं बॉडी में एनर्जी ऊपर से नीचे ले जाते यहाँ से ऐसे करते 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 यहाँ तक लाने के लिए। एक होती है ये पिंचिंग। पहले 4 एक्सरसाइज करी, बताओ फिर से। उंगली ये वाली एंड खोपड़े वाली। उसके बाद इन 4 एक्सरसाइज के बाद दूसरा ये हाथ, इसको पिंचिंग करने का। तुम भी देख रही हो ना, इसको ऐसे ऐसे अंदर घुसेड़ने का एक अंगूठे से इसको। तो 15-20-25-30-50-60 बार ऐसे करने का। तो ये हो गई दूसरा सेट ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये, और तीसरा ऊपर से लेने का। तो जो ईथर है, जो ईथर होता है वो हर जगह होता है, बट फिर भी रेकी एनर्जी में आकाश तत्व जो है ईथर, वो खोपड़ा अर्थात सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र से रिलेटेड होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो भी ईथरिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आती है, एंटर होती है बॉडी में, वो ऊपर से आती है, ऐसे क्राउन से। जैसे मटका पकड़ते हैं ना लोग ऐसे, तो ऐसे ऊपर से एनर्जी आती है। तो ऐसा 3 चीज़ें। फर्स्ट एक्सरसाइज हैंड एक्सरसाइजेज, वार्म अप एक्सरसाइजेज। सेकेंड पिंचिंग, एंड थर्ड इंटेंशन अर्थात संकल्प कि हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, मेरे खोपड़े के क्राउन चक्र के थ्रू मेरे अंदर घुसो, मेरी बॉडी के अंदर घुसो, मेरे फोरहेड तक आओ, मेरी आंखों तक आओ, मेरे आईब्रोज तक आओ, आंखों तक आओ, नाक तक आओ, होठों तक आओ, गालों पे आओ, पूरे फेस पर आओ, फिर मेरी गर्दन पर आओ, मेरे खोपड़े के पिछाड़े में आओ, फिर यहाँ से होते मेरे शोल्डर पर आओ, मेरे हाथों पर आओ, हाथों से होते मेरी कोहनी पर आओ, फिर इधर आओ, फिर यहाँ से होते मेरे हाथों की उंगलियों पर आओ, उंगलियों की टिप्स पर आओ, फिर यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ऐसा सोचने का इंटेंशन, आँख बंद करके हे फलाना ढिंगना आओ, यहाँ तक लाओ। ऐसा मूव, सांस लेते हुए, ब्रीदिंग करते हुए, अपनी सांस पर फोकस करते हुए ऐसा सोचने का, ऐसा इंटेंशन रखने का कि कुछ एनर्जी ऊपर से आ रही है और आते आते मूव कर रही है। पहले यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर ऐसे यहाँ पर आई, ऐसे यहाँ आते यहाँ तक आई, उंगलियों तक आई, फिर बाद में यहाँ पे आ गई, दोनों हाथों के यहाँ पे आ गई। फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखो और उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। अगर हो जाए तो अच्छी बात, और नहीं हो तो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो बस यही है कि एनर्जी आ गई, अगर फील हो गई एनर्जी, ये 4 एक्सरसाइजेज, पहले जो वार्म अप एक्सरसाइजेज थी, 4 वार्म अप एक्सरसाइजेज, पिंचिंग एक्सरसाइज, एंड तीसरा इंटेंशन,
ये 3 चीज़ें जब कर लेता है इंसान, और उसके बाद अगर अपनी एनर्जी यहाँ पर फील हुई, हाथों के बीच में, हाथों पर, उंगलियों में, दोनों हाथों के बीच में, इसका मतलब इंसान के पास कुछ आइटम आ गया है कॉस्मिक एनर्जी का। उसके बाद फिर हाथ एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद जहाँ भी बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो, इधर 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 इधर, कहीं भी हाथ रखो। डिग्री 1 के हिसाब से कोई भी इंसान ऐसे किसी को ठीक कर सकता है, ठीक है। तो डिग्री 1 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इनिशिएशन करना, इनिशिएशन का मतलब होता है कि जो चैनल होता है शक्तिपात की, जो एनर्जी मूव कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी जो मूव कर रही है, तो ये मूव क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं कभी कभार, तो या फिर बहुत लोगों का फोकस कमज़ोर होता है। तो अगर एनर्जी फील नहीं हुई तो मतलब नहीं किसी चीज़ का। तो अगर ये 4 एक्सरसाइजेज, पिंचिंग एक्सरसाइज, इंटेंशन करने के बाद अगर एनर्जी फील हो रही है हाथों में, तो कोई भी इंसान किसी भी इंसान को ठीक कर सकता है। बस ये करना है, एनर्जी लेनी है, फील करनी है हाथों में। उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे रखो, 2 3 4 5 15 20 मिनट, ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाता है कि इंसान, पता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं लोगों के ऊपर। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार इंसान हो ना, तो उसको पहले आइसोलेट करते हैं, जिससे कि उसका एक कनेक्शन काट पाएँ, सोल कनेक्शन, नहीं सोल कनेक्शन, कुछ बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। तो ऐसे बीमारी को जब एक इंसान पर बहुत सारे आत्माएं अटैक करती हैं ना, और फिर उसको ठीक करने का अगर किसी को मिले चार्ज, तो उसको फिर पहले आइसोलेट करते हैं, फिर उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो फर्स्ट डिग्री रेकी मैंने सिखा दिया। चलो बाय, गुड नाइट।